नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपका अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए पीसीएस 2024 के लिए देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, स्वतंत्र मजदूर स्वतंत्र मजदूर इंडिपेंडेंट लेबर की जो बात की थी वो डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर तो स्वतंत्र मजदूर पत्रिका या इंडिपेंडेंट लेबर जो मैगजीन थी वो डॉक्टर अंबेडकर की है। बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत हितकारिणी बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की। दलित वर्ग कल्याण लीग दलित वर्ग कल्याण लीग दलित वर्ग कल्याण लीग तो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। डॉक्टर अंबेडकर बी आर अंबेडकर ने की। तो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा किसने दिया, मतलब सॉरी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। राधा स्वामी सत्संग राधा स्वामी सत्संग राधा स्वामी सत्संग की स्थापना राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में स्वामी शिवदयाल साहब 1861 आगरा में और किसने करी थी? शिवदयाल साहब ने की थी। अब देखिए, 1900
14 वर्ष 1914 प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ है ये वर्ष 1914 में हुआ है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसका जो प्रारंभ है वो आपका 1939, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर, दलित वर्ग कल्याण लीग डॉक्टर अंबेडकर, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में की थी आगरा में शिवदयाल साहब ने, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। और ये जो घटना थी काकोरी षड्यंत्र केस, इसमें ट्रेन डकैती कांड था और एचआरए द्वारा की गई थी। वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में की गई थी, पूना में की गई। लोकहितवादी, लोकहितवादी तो लोकहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी किसका नाम है? गोपाल हरि देशमुख का नाम है। बंगाल का मंसूर, बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा। देखिए ये जो मंसूर है, मंसूर चित्रकार था जहांगीर के समय का। आपको मालूम है कि सम्राट जहांगीर का जो समय था चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, और इसके समय में अबुल हसन, आपके मंसूर, मिस्कीन, ये सब बहुत ही बेहतरीन चित्रकार हुआ करते थे। मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र बनाया जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इस समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में संग्रहित है। तो बंगाल का मंसूर किसको कहा गया है? बंगाल शैली के कलाकार हैं ये, तो के वेंकटप्पा को कहा गया है।
तो काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925। वर्ष 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में हुई। लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, और बंगाल का मंसूर कहा जाता है के वेंकटप्पा को। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग 1917, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी। ये मैंने शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग ही क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये घटनाएं किस विश्व युद्ध के समय पर हुई हैं। तो आपको वर्ष ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है वर्ष 1914 से लेकर के और 1918 तक है। तो सैडलर आयोग 1917 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। देखिए इसमें हुआ क्या कि फरवरी 1799 में अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने यहां फ्रांसीसियों को बुलवाकर और अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, इसलिए उस पर युद्ध थोप दिया। और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। यह इस युद्ध की मुख्य घटना है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। क्लब का सदस्य भी बना। उसने आधुनिक यानी कि टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर
आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। और सिक्का ढलाई तथा नापतौल का भी उसने प्रयोग किया, एक अलग से शुरुआत की। लेकिन टीपू सुल्तान की असफलता का कारण क्या था? टीपू सुल्तान की असफलता के जो मुख्य कारण थे उसमें यह था कि फ्रांसीसियों का दामन उसने थामा अंग्रेजों के विरुद्ध, और अपने पिता टीपू सुल्तान की तरह वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन एक कुशल प्रशासक और योद्धा अवश्य था। टीपू सुल्तान की हार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में और बक्सर का युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टीपू सुल्तान के संबंध में जो इतिहास लिखा गया वो बहुत कम लिखा गया, और आज वर्तमान समय में उसको नकारात्मक रूप से दिखाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। और किसी भी इतिहासकार को ये हक नहीं पहुंचता कि इतिहास को गलत इंटरप्रेट करें, उसका गलत तरीके से निर्वचन करें। ये बहुत आवश्यक है कि जो सही है उसी को बताया जाए, गलत तरीके से किसी को प्रमोट ना किया जाए और ना ही किसी को कम तर आंका जाए। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए 18 जून 1576 को, और अकबर और महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में अपना एक महत्व रखता है। 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके थे। उन्होंने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन जब उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया तब वो युद्ध में बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में एक दान के लंगर की व्यवस्था की थी। दान के लंगर की व्यवस्था की थी जिसमें 500 तोला सोना प्रतिदिन दिया जाता था। 500 तोला सोना हर रोज दिया जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526
1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और इसी युद्ध में उसने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था और उसके तोप का जो असर हुआ वो ये हुआ कि जो इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी थे उससे घबराकर उल्टा दौड़ पड़े और उन्होंने अपनी सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भारत में जो मुगल वंश की स्थापना हुई है वो हुई है पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर अपने जो विश्वास पात्र थे झाला ने स्वयं को महाराणा घोषित करके और सेना के सामने, मुगलिया सेना के सामने अपने को प्रस्तुत कर दिया। राणा जान बचाकर वहां पर चले गए। अकबर मेवाड़ को इस युद्ध में भी नहीं जीत पाया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में एक लंगर की व्यवस्था की थी जिसमें 500 तोला सोना प्रतिदिन दिया जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। मीनाक्षी मंदिर ये आपका मदुरई में है। मदुरई और पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश ने बनवाया। शोर मंदिर जिसको कि रथ मंदिर या सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, महाबलीपुरम और ये पल्लव राजवंश ने बनाया। बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजौर में है। तंजौर और चोल राजाओं ने बनवाया था। चोल वंश, पल्लव वंश और ये चोल वंश नहीं। इन तीनों मंदिरों की विशेषता ये है कि ये शुद्ध द्रविड़ शैली में बने हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। नागर शैली जो कि हिमालय से लेकर के और विंध्य पर्वतमाला तक, जय माता दी, और द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर धुर दक्षिण रामेश्वरम तक, और बेसर शैली तीसरी है जो कि विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर के और कृष्णा नदी के बीच का इलाका है। बेसर शैली में आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। मां विंध्यवासिनी का मंदिर विंध्याचल पहाड़ियों पर है और कृष्णा नदी के बीच का इलाका ये आपका बेसर शैली का है।
तो नागर शैली शुद्ध रूप में उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, और बेसर शैली ये आपका मध्य भारत का इलाका आता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। देखिए, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है कि 1907 में जब कांग्रेस की पहली फूट हुई और नरम दल और गरम दल अलग हुए, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों करीब आए या एक हो गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक दूसरे के करीब आई थी। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942। देखिए, इतिहास के पेपर में तारीखों का अपना बहुत ही महत्व है। इतिहास से कम आपका 20 से लेकर के और 21-22 प्रश्न तक आ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो आपका राष्ट्रीय आंदोलन का है। 1885 से लेकर 1947 तक आप एक एक घटना को अच्छे से समझें, उसका समय याद रखें, उससे संबंधित जो अन्य चीजें उसे भी ध्यान रखें। अब देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 जब प्रारंभ हुआ तो उसी दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता की मृत्यु हो गई। उसका नाम क्या था? जी हां, बाल गंगाधर तिलक। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई और मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ महात्मा गांधी ने उनकी अर्थी को कांधा भी दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे भी हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, नमक कानून इसमें तोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो। देखिए, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा
गांधी द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा। जय हिंद, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहां पर यह ध्यान देना है कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, शैली विहीन चित्रकार हूं। तो मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, ये पिकासो ने कहा था। पिकासो, देखिए पिकासो स्पेन का एक बहुत ही फेमस पेंटर था और इसका जो जन्म हुआ था वो 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में हुआ था। और ये कहता था कि मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं अपनी पेंटिंग लगा सकूं। जब एक महिला मित्र ने उससे पूछा कि आपके घर में आपकी कोई पेंटिंग नहीं लगी हुई है, तो बोले हमारी पेंटिंग इतनी महंगी होती है कि हम उसे लगा नहीं सकते या हम उसे खरीद नहीं सकते। मित्रों, अगर आपको हमारी किसी क्लास में कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9120810141, 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।